हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। अगर फिरदौस बरहुए ज़मीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस, जिसको आप सब वादी कश्मीर के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद है जनाब वादी कश्मीर से शाये होने वाला रोजनामा कश्मीर उज़्मा के लीडर हैं जनाब रियाज अहमद मलिक साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं रियाज अहमद मलिक साहब और अपना अवार्ड। बहुत शुक्रिया। जिसको अदब के सरजमीन कहा जाता है, लखनऊ से हैं जनाब शाहिद खान साहब। आप हैं कौमी सहाफत रोजनामा के लीडर जनाब शाहिद खान साहब। कौमी सहाफत आपसे रोजनामा मेरा वतन के एडिटर जनाब अरशद फरीदी साहब तशरीफ लाएं। अरशद फरीदी साहब। मैं समझा कोई ईरान से आए भूल गया आप। हाँ सर फरीदी साहब। जी सर सामान तो पूरा इनके बाद में जनाब रोजनामा सियासी तस्दीर के एडिटर हैं जनाब मुस्तकीम अहमद खान साहब। एडिटर रोजनामा सियासी तस्दीर। सियासी और समाजी दोनों तकदीर। जी सर। इनके बाद हैं रोजनामा राबता टाइम्स के ग्रुप एडिटर जनाब मोहम्मद इकबाल अहमद साहब। रोजनामा राबता टाइम्स मोहम्मद इकबाल साहब। इस बार सारे एडिटर ही हैं। जी ऐसी बात नहीं। रिपोर्टर अब रिपोर्टर हजरात की बारी। रोजनामा इनकलाब के रिपोर्टर हैं जनाब वसीउर रहमान उस्मानी साहब। वसीउर रहमान उस्मानी न्यूज रिपोर्टर है रोजनामा इनकलाब के ही। हमारा को कोई वसीम बहुत बढ़िया। अभी रुको और इसके बाद चैनल भी है, इस बात नहीं है। तशरीफ लाएंगे जनाब डॉक्टर फरमान चौधरी साहब डीडी न्यूज से। फरमान चौधरी साहब। ये फिर मेरा सही चल नहीं रहा है। और यूट्यूब नेटवर्क के एडिटर हैं जनाब शमशाद अहमद काजमी साहब। तशरीफ लाएंगे जनाब शमशाद अहमद काजमी। शमशाद भाई इतनी जल्दी। आखिरी हैं जनाब मोहम्मद राहिम रजी साहब। एडिटर हैं ईटीवी भारत के मोहम्मद राहिम रजी। आपके चक्कर में बजाय सहाफत की कौमी सहाफत को दे दिया है। डॉक्टर रब्बानी साहब यहाँ इंडिया में होते हैं, काउंसलर है ईरान के, शायद वो इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है। मैं चंद नुकते खुली राय करना खबर कि जमहूरी इस्लामी ईरान तअस्सुस से इराक़ी अक्सरियत क़ादिर मिल्लत ईरान शक्ल می‌دارد با اون ملت اراده کرده بودن و تصویب کردن قانونی و قواعدی رو برای مناسبات اجتماعی حاکم باشه.
मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को जब इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया तो उसमें भी अवाम का बुनियादी रोल था और ऐसा कोई रेबेलियन का इशू नहीं था, बल्कि लोगों ने वोट करके इसको इस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप देने की कोशिश की. در این قواعد ما مثل همه کشورها فرایند دموکراسی و اعتراضات رو پذیرفتیم و در همه کشورها نرمی وجود داره و قواعدی و خط قرمزی در اعتراضات و واکنش‌ها اجتماعی. और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में बाज़ औक़ात एहतजाज होते हैं, लोग एहतजाज करते हैं और उसको उस डेमोक्रेसी का हिस्सा माना जाता है. उससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हैं जिनका गवर्नमेंट भी और अवाम भी ख्याल रखते हैं और नॉर्म्स में एक जगह वो आती है जिसे रेड लाइन कहा जाता है. تبعیض در کشورهای مثل فرانسه، آمریکا و اروپا خودشون رو مهد دموکراسی می‌دانند. اگر واکنش‌های اعتراضی به گونه‌ای باشه تبدیل به اغتشاش بشه، حمله به پلیس بشه، وظیفه قانون پلیس و قانون اعمال قانونه و مقاومت می‌کنه. अगर दुनिया की जो सो कॉल्ड बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ के आवाम अगर एहतजाज के लिए खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें अगर प्रोटेस्ट के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे, पुलिस वालों को मार दिया जाए, तो फिर उन मुल्कों का क्या रिएक्शन होता है. تبعیض در وقتی فضای ناآرامی شکل می‌گیره، عده‌ای بر اون ناخواسته آسیب خواهند دید از هر دو طرف. और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि जब अनरेस्ट होता है किसी भी कंट्री में तो फिर कहीं ना कहीं उस मुल्क के अवाम ही सफ़र करते हैं. تبعیض که وقتی در فرانسه قانون منع حجاب قانون باشه و همه بپذیرن، در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس قانون حجاب اینا نشده است. बिल्कुल नेचुरल बात है कि अगर फ्रांस में या किसी मुल्क में बेहिजाबी को कानून के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए तो ईरान में हिजाब को कानून के तौर पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. و امیدوارم که شما فرصت پیدا کنید و از نزدیک به کشور مشترک بزنید و ببینید این تنوع پوشش‌ها، اعلام‌ها، سلیقه‌ها که پذیرفته شده و کسی هم باش مشکل خاصی نداره. मेरी ख्वाहिश होगी कि आप में से ज़्यादातर लोग ईरान विजिट कर पाएँ, वहाँ जाएँ, खुद देख कर के आएँ और खुद आप ऑब्जर्व करें कि जो वेरिएशंस हैं ड्रेस कोड के हवाले से, जिस किस्म के अलग अलग तरह की चॉइसेस हिजाब में या ड्रेस सेंस में आपको नजर आएगा, उसके बाद आप एक राय कायम करने में आपको आसानी होगी. بحث اساسی ما این است که ما انقلابی کردیم و پایبند حرف تازه‌ای زدیم و بر این باوریم و ایستادیم که ما کشور مستقل هستیم و نمی‌خواهیم تعمیر بشه قواعد تصفیه کشورهای اروپایی و غربی و کشورهای برتر ما. एक बुनियादी बात यह है कि हमने इंकलाब किया है, हमने अपने मुल्क में एक बड़ी तब्दीली हमारे 40 वर्ष पहले आई है. उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए हम कमिटेड हैं, वो हमारे रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, उस पर हम अमल करते हैं और उस सिलसिले में हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में कभी नहीं हैं. لذا اینها بهانه‌هایی از مزیت‌های ما در عرصه‌های فناوری تبدیل میشه به تهدید. موضوع هسته‌ای است و تحریم‌هاست. دستاوردهای ما در حوزه‌های اجتماعی و زنان که این مزیت بعد از انقلاب ما بود تبدیل میشه به تهدید، یک بهانه‌ای برای بسیاری از کشورها. दरअसल हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो दुनिया के लिए थ्रेट है. उनको लगता है कि जो भी डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की फील्ड में या दूसरी फील्ड्स में, वो सब का सब दुनिया उसको एज ए थ्रेट और धमकी के तौर पर उसे कंसीडर करती है. ولی اون چیزی در هند هست به نظر میرسه که چون فهم و درک عموم و اکثریت حوزه‌های اسلامی از جامعه اسلامی ایران که درک درست و واقع‌بینانه است به مشکل جدی نداریم، هرچند بعضاً به دلیل تاثیرپذیری از فضای اسلامی در غرب مطالبی رو منعکس شده. हमने हिंदुस्तानी मीडिया, आपने सवाल का एग्जैक्ट आंसर आप दे सेंटेंस में, हिंदुस्तान के मीडिया के ताल्लुक से और यहाँ का जो रिएक्शन आया है, जो रिसेंट डेवलपमेंट ईरान में रहा है, उसके ताल्लुक से हमने हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से सच कोई सीरियस किस्म का नेगेटिव क्या कहना चाहिए रिएक्शन नहीं देखा है, जबकि कुछ हमारे इंडियन मीडिया में वेस्टर्न रिसोर्सेज की बुनियाद पर गलत नैरेटिव्स को जारी होते हुए हमने महसूस किया है. همون که جو رسانی در ایران نسبت به خیلی از مسائلی که در هند می‌گذره نگاه مثبتی داره که بحث داخلی است. در هند تبعیض که اعتراضات میشه مباحثی مطرح میشه، این مسائل داخلی هنده و نگاه رسانی ما برای اینه که این رو به عنوان موضوع مستقل
बात यह है कि इंडिया में कोई हैपनिंग होती है ऐसी गतिविधि या किसी भी तरह की, उस पर ईरान के मीडिया में कभी कोई नेगेटिव किस्म की खबर आती है हमने नहीं देखी, तो उसे बाकायदा तौर से मान लिया जाता है कि एक बड़ा मुल्क है, वहाँ के अपने कोई इशूज़ हैं, और उस पर कोई ऐसी राय इम्पोज करने की कोशिश हमारी अपनी मीडिया के जरिए से कभी नहीं हुई। چون وقتم گذشته من عذرخواهی می‌کنم و مسئله دیگه هم داشتیم اینجا، من فکر می‌کنم این فرصت رو بذاریم که اگر دوستان به صورت اختصاصی می‌خوان مصاحبه با اردوهای فرصتی با سرخانم هاشمی همچنین دو تا هنرمند خانم تشریف دارن، این رو در یک فرصت جداگانه ما زمان داریم. این بخش دوم جلسه رو شروع می‌کنیم که تجدید از خبرنگاران فعال در حوزه روابط वक्त काफ़ी हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारी जो दूसरी फाजिल मुहतरमा है ईरान से प्रोफेसर ज़हरा निसादात ज़रूर मानते हैं कि ये बात सही है, तो अच्छी चीज़ों के दरमियान से अच्छी चीज़ का सिलेक्शन और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बिलीवर होने की अलामत है। और साथ ही में कुरान करीम में उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो इस बात के आदी हैं कि जितना ज़्यादा उनके सामने झूठ बोला जाए वो उसको झूठ पे कान धरते हैं और उसे सुनते हैं। यहाँ पर एक बार ये तालीमात भी इशारा देती हैं कि हमें इसका लिहाज रखना चाहिए। बताया कि ईरान में जो हिजाब का जब तक मसला है, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है जिस तरीके से आप देखते हैं उसके हमारे प्यारा लोगों को, उसके पीछे कोशिश ये है कि सोसाइटी में कॉमनली जो मिनिमम लेवल का हिजाब है उसकी रियायत की जाए। और ये सिर्फ ईरान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में एक पूरा ड्रेस कोड का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें समाजी सतह के ऊपर एक मिनिमम लेवल की कवरअप की पॉलिसी होती है कि एटलीस्ट इसकी लोग रियायत करें। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि इससे औरतों की या मुल्क की पेशरफ्त में या डेवलपमेंट में किसी तरीके का ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ है या कोई मुश्किल हुई है। जब तक ये वाक़या नहीं हुआ था, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज करके इसको पेश करने की कोशिश की, आज से पहले इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी कि इसको इस तरीके से दुनिया में इस चीज़ को जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा। आप खुद हमारे साथ 4 लोगों का डेलीगेशन है, हमारे ईरान से ख़वातीन हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है चारों ख़वातीन के प्रेजेंस में। ठीक इस तरह की समाजी तस्वीर आप यहाँ वहाँ सोच लें। कोई अगर प्रॉपर इसका कवर करना चाहता है कोई शुरू, कोई अगर हल्की सी रियायत करना चाहता है, बाकी कि ये तय बात है कि हमारी मुल्क में बहुत सारे मुल्क के तरीके से समाज में दुनिया के सामने मिनिमम किस्म की कवर की रियायत करने को लाजिम करार दिया गया है। और आई होप कि हम अपने मुल्क इंडिया में भी कह रहे हैं कि समाज या गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि आप खुले तौर पर कहीं भी अपने मनचाहे तरीके से बिल्कुल बेलिबास हो जाए या बिल्कुल जो है वो बरहना हो जाए, शायद उसको अफसोस माना जाएगा। ठीक इसी कैटेगरी की बात है जो वहाँ पर है। ایران هم همین تو جاهای دیگه دنیا هم این کار رو انجام دادن. اینا در واقع پیامدهای یا گوشه‌ها و ابعاد دیگه‌ای از همون جنگ رسانه‌ای بود که مثلا یک چیز کوچیک رو خیلی بزرگ بکنن. जहाँ तक बात है बाल काटने की, तो इससे बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में हो जाते हैं, मगर उनको शायद उसका प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है मीडिया के जरिए से। ये दरअसल एक स्टंट है कि जिसके जरिए से दुनिया की मीडिया अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके कि हम इतना ज़्यादा सीरियस हैं अपने इन तमाम तर प्रोटेस्ट को लेकर कि हमने अपने बाल ही काट लिए हैं। این در واقع به عنوان یک مسئله حقوق بشری داره در دنیا پروپاگاندا میشه برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بده و کسانی که دارن از این جنبش حمایت میکنن و ما می‌بینیم که حتی بعضی از مسئولین کشورهای غربی به نشانه حمایت از این اونها اموالشون رو کوتاه میکنن یا اتفاقای عجیب‌غریب دیگه که توی دنیا داره چند وقت میفته بسیار بسیار شگفت‌آور هست که چرا این همه تجاوزهای بشری همه جای دنیا داره اتفاق میفته و هیچکس مدعی اون نمیشه، هیچکس به نشانه اعتراض به اون موش رو کوتاه نمیکنه یا پرچمی بلند نمیکنه. ولی الان برای یک مسئله کاملا داخلی ایران که مربوط به خودمون میشه، قسمتی از فرهنگ ماست، ما ملت متمدنی هستیم، زنان پیشرفته و تحصیل کرده‌ای داریم، اگر مشکلی داریم رو میتونیم مشکلمون رو حل بکنیم و اصلا نیاز به مداخله کشورهای خارجی نداریم. ولی چطور هست که راجع به این مشکل یا این
داخلی ما کشورهایی که به خودشون اجازه اظهار نظر میدن برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن، ولی موارد نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در دنیا اتفاق میفته و از هیچ کس صدای من بلند نمیشه. معلومه که این هدفمند و بایست هست. ये जो कुछ भी आपने देखा मीडिया के हवाले से, खास करके जो जिस तरीके के रिएक्शंस आए दुनिया के अलग अलग शोकना से, वेस्टर्न मीडिया से, वो सब ईरान को महज प्रेशराइज करने के लिए, ताकि वो इस सिलसिले में बिल्कुल सरेंडरिंग कंडीशन में आ जाए या उनकी कोई ऐसी पोलिटिकल विक्ट्री को हासिल हो जाए ईरान को थोड़ा सा पुश बैक करने के जरिए से, इसलिए इस डायरेक्शन में सारी काविशें की गई थी। और इसलिए न सिर्फ हमारे यहाँ की बात बच्चियों ने बल्कि वेस्टर्न मीडिया के पास पॉलिटिशियंस और पास जिम्मेदार लोगों ने भी अपने बालों को काटा ताकि उनके साथ आवाज़ मिला सकें। और बहुत सारे ममालिक के सरबराहों ने ऑफिशियली स्टैंड लिया प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के बारे में, ताकि और ज़्यादा इसमें फ्यूल ऐड किया जा सके और ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सके उनको। ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में हम देख सकते हैं, जबकि हमें हैरत हो रही है कि ये एक हादसा था जो हमारे मुल्क में, हमारी सरहद में, हमारे ये वाक़या पेश आया, मगर जितने बड़े पैमाने पर दुनिया ने इस पर रिएक्शन दिया, उस वक्त हैरत होती है कि दुनिया में न जाने कौन कौन से गोशों में कहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली और तबाही का मंजर है, मगर वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यही लोग उस मुल्क के लिए जो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, औरतें पढ़ी लिखी हैं वहाँ की, मुल्क में लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है, वहाँ पर एक वाक़या होता है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, मगर आसपास के बहुत सारे ममालिक में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, बिल्कुल तबाही का मंजर है, मगर वहाँ पर कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इससे समझ में आता है कि ये सब कुछ प्लान्ड है और सब कुछ एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि ये सारी खबरें हिजाब से मुताल्लिक़ जो आ रही हैं वो प्रोपेगेंडा खबरें हैं, ठीक है। इस मामले में ये मान लेना कि ईरान भी माशाअल्लाह से तालीम में भी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, ठीक है। इस मामले में ये देखा जाए कि प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब हुए हैं या ईरान नाकाम है, इस पर आप क्या कहें? میگن که خب ایران یک کشور پیشرفته از نظر میزان سواد و تکنولوژی و همین بحثا، اما خب اونچه که در رسانه هست فعلا با توجه به بعضی که فعلا حاکم هست در فضای رسانه‌ای جهان، ما چه نتیجه بگیریم؟ آیا اینجا اون خلاصه گفتمان فیک رسانه‌ای موفق بوده یا ایران موفق شده؟ بله، من اعتراف کنم که در جنگ رسانه‌ای که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی ایران در مقابل ابررسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته که بودجه‌های چندین میلیون دلاری دارن هزینه می‌کنن برای بازنمایی منفی و غیر واقعی از ایران. بنابراین اون چیزی که دنیا باهاش مواجه هست، همونطور که شما اشاره فرمودید، جنگ بسیار وسیع رسانه‌ای و بازنمایی بسیار منفی و قلب واقعیت‌ها هست. الان شما به عنوان اصحاب رسانه باید خودتون دسترسی داشته باشید، هم به رسانه‌های داخلی و هم به رسانه‌های بین‌المللی، و بعد به توجه به شناختی که از ایران دارید خودتون قضاوت بکنید. आपने बताया कि ईरान में जो सूरत हाल है ये इस वाक़े से नहीं, इसके बहुत पहले से ईरान को एक बहुत बड़ी मीडिया पावर का, इंटरनेशनल पावर का सामना है, चैलेंज का सामना है, और पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की इंटरनेशनल मीडिया बिलियंस ऑफ डॉलर के सपोर्ट के साथ ईरान के को डिस्टॉर्टेड वे में पेश करने के लिए और उसके गोया जिसे कहना चाहिए कि तहरीफ शुदा किस्म का तस्वुर पेश करने के लिए ईरान के ताल्लुक से जो मीडिया है उसको ईरान का सामना बहुत पहले से है, और वो बाकायदा तौर से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके खिलाफ सर पैकार है, और ये उसका एक हिस्सा है जो आपने देखा है। अब जो सूरत हाल इंटरनेशनल मीडिया की है, अदर रिसोर्सेज की है, किस किस्म की खबरें आ रही हैं, उसमें ईरान जीत गया है या वो लोग जीत गए हैं, ये चैलेंज मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि आप खुद मीडिया के आदमी हैं। आप देखें कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या, फैसला आपके हाथों में। ऐसे माहौल का काउंटर करने के लिए फिर ईरान करेगा या ऐसे सुनता रहेगा, वेट कर रहेगा? खबरें आ रही हैं ईरान के साथ